Welcome back to your favorite physics channel, Physics Pathshala. My name is Amresh, and till the last lecture, as we discussed that application of Gauss theorem, we were discussing. In the very last lecture, we discussed about the electric field intensity due to linear charge distribution. एक वायर की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी. उसके एक तो सवाल हमने किए थे, ग्राफ उसका देखा था कैसे आता है. बोर्ड का वही टॉपिक है, ठीक है. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसके ऊपर नहीं आता. फिर एक कूलम्ब लॉ का डिडक्शन आपने गॉस थ्योरम की मदद से किया था. ठीक, मैंने आपसे कहा था एक छोटा सा टॉपिक है हॉलो सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, विच इज एग्जैक्टली अ वायर, बट बड़े क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, मैं उसका डेरिवेशन आपको बता देता हूं कि कैसे किसी सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे. वायर की वजह से तो निकाली थी आपने कि आर डिस्टेंस पर उस वायर की वजह से लैम्डा की ई की वैल्यू कितनी होती थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होती थी. ठीक, लेकिन अभी जो पढ़ना है वो सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर की वजह से पढ़ना है कि सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो पहले जान लो कितने टाइप के सिलेंडर आपको पढ़ने बेटा. सिलेंडर बेसिकली आपको 4 टाइप के सिलेंडर हैं जो डिस्कस करने हैं. एक है आपका हॉलो सिलेंडर और एक है सॉलिड सिलेंडर. हॉलो में 2 पढ़ने हैं. एक है कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग, और एक है नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर. ठीक, नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर. ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर भी 2, एक है कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, नोट्स आप इसकी बना सकते हैं, बट एग्जाम में रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं. इसके डेरिवेशन को केवल इसकी वैल्यूज को याद करके जाना क्वेश्चन लगाने के लिए. ठीक है, बोर्ड में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, सॉरी कंपटीशन में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, बोर्ड में ये है नहीं आपके. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है. क्योंकि आईआईटी, जेईई, नीट क्वालिफाई कर भी लिए, कहीं ना कहीं तो इन फॉर्मुलेस को अप्लाई करना पड़ेगा ना. तो आपको लग रहा होगा सर कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा जब अप्लाई करना पड़ेगा तभी बता पाऊंगा. अभी तो बता नहीं पाऊंगा कि आप किसी आईआईटी या जेईई में जाने के बाद, मेंस क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूमेंगे या निकलेंगे किसी फील्ड में, तो वहां पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो समझ में तो आएगा नहीं आपको भी. ठीक है, बट इतना ट्रस्ट करिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज की वैल्यू निकाली कैसे जा रही है. ठीक है, चीजें याद करने में आसानी होगी, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाता है, फील मिल जाता है आपको. ठीक, तो पहले और फील लेते हैं सिलेंडर का. कितने टाइप के हैं, जैसे मैंने कहा हॉलो और सॉलिड. नाम से आप पता चले, एक खोखला सॉलिड, एक खोखला सिलेंडर होगा, एक सॉलिड सिलेंडर होगा. अब ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है. कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मतलब ये है कि चार्जेस कैन मूव, चार्जेस कैन मूव. एक चीज. दूसरी चीज, अगर बेटा चाहे कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, इन तीनों में से अगर किसी को भी आप कोई चार्ज देंगे तो वो चार्जेस हमेशा इसके सरफेस पर जाएंगे. बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो ये कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, इन दोनों में तो बट नेचुरल सा है कि हाँ सरफेस पे जाएंगे ही जाएंगे बीइंग अ कंडक्टर. ये नॉन कंडक्टिंग है, फिर भी चला जाता है सरफेस पर चार्ज. क्यों? क्योंकि हॉलो है. एक सिलेंडर सोचो, पानी की बोतल ले लो, जैसे सिलेंडर है, बीच में तो कुछ है ही नहीं उसमें, हॉलो है, खोखला है. अगर चार्जेस दोगे तो चार्जेस जाएंगे कहां पे, उसके सरफेस पे ही रहेंगे. ठीक है, तो हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग होगा, सॉलिड में कंडक्टिंग होगा. इन तीनों में कहीं पे भी अगर आप चार्जेस देंगे तो वो कहां जाएंगे, हमेशा सरफेस पर. इसको याद रखना, चार्ज ऑन सरफेस. चार्जेस किसी कंडक्टर के, चाहे हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, जाएगा कहां पे, हमेशा सरफेस पर. ये एक अलग केस है. सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग केस अलग है. अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है और वो नॉन कंडक्टिंग है, उसको अगर चार्जेस दोगे तो वो बेटा पूरे के पूरे उसके वॉल्यूम में जाएगा. जैसे मान लो एक ऐसा सिलेंडर है और एक ऐसा सिलेंडर आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो इसको अगर चार्ज दोगे ना तो यहां पर पूरे के पूरे सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अंदर भी वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी वॉल्यूम में पूरा पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहां पर ऐसा नहीं है. अगर कोई हॉलो सॉलिड सिलेंडर, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, या कोई सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ही क्यों ना हो, इसको अगर चार्जेस दोगे तो कंडक्टिंग है, कंडक्ट करके कहां चला जाएगा, सरफेस पर. कंडक्टिंग है, कंडक्ट करके कहां चला जाएगा, सरफेस पर. ये खोखला है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो बाहर ही तो जाएगा चार्ज, और कहां जाएगा, हवा में थोड़ी उड़ेगा. ठीक है,
तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसी पे आपको निकालना है किसी हॉलो सिलेंडर, किसी सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो केस दो ही बनाएंगे हम। एक केस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी एक, तीनों का बिहेवियर एक जैसा है, तो फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम आता है। आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, बट फॉर्मूला सबका क्या आएगा, सेम आएगा। और एक केस पढ़ेंगे सॉलिड है, अगर सॉलिड सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ठीक, चलो तो पहली रीडिंग जो पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो। अब ये केसेस याद रखना बेटा, कंडक्टिंग हो सकता है, हॉलो सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, या सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग। सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर में कैसा, केवल और केवल कंडक्टिंग। इन तीनों का डेरिवेशन, फॉर्मूला, बिहेवियर, ग्राफ, वेरिएशन सब बिल्कुल सेम आता है। और पढ़ना इसलिए भी जरूरी क्योंकि स्फीयर है आपके कोर्स में, सॉलिड स्फीयर कोर्स में है। हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर नहीं, बट सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर है, तो ऐसा ही डेरिवेशन वहां भी आएगा। अभी सीख लोगे तो वहां काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो, जैसे मान लो आपके पास एक बेटा ऐसे सिलेंडर है, ठीक, अब ये हॉलो है या सॉलिड है तो कंडक्टिंग है, हॉलो है तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी है। इसको तुमने कोई चार्ज देना है, तुमने इसको कोई चार्ज दिया, और हर बार की तरह मेरा मार्कर मैंने इधर उधर रख दिया। इसको तुमने कोई चार्ज दिया, सपोज अगर मैंने प्लस चार्ज दिए, तो प्लस चार्ज जब भी दोगे, तो मैंने क्या सिखाया था कि कंडक्टर है, हॉलो है, हमेशा कहां जाएंगे चार्जेस, उसके सरफेस पर, तो सारे चार्जेस प्लस सरफेस पे रिसाइड्स हो गए। अब आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे 2 पॉइंट निकलता है, 2 जगह पर। पहले निकालेंगे एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ सिलेंडर, इनसाइड ऑफ सिलेंडर। पहले सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट निकालते हैं, मान लो यहां निकालना है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मान लो बेटा, ठीक। अब इस पॉइंट पी पर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर लो जिस पॉइंट पे निकालना है। तो हमने एक छोटा सा ये ऐसे बना लिया, छोटा सा सिलेंडर लिया, सपोज दैट इसकी लेंथ कितनी बेटा, एल है, ठीक। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट पी पर निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पी से पास होता अब एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो भैया सिलेंडर के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस भी तो सिलेंड्रिकल ही आएगी। हमसे अंदर बात की जा रही है, अंदर, तो हमने यहाँ पे अंदर एक गॉसियन सरफेस मान ली, ये हमारी क्या है बेटा, एक गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, जरा सोचो, फ्रॉम गॉस थ्योरम इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये लिखते थे, phi is equals to E dot ds is equals to Q enclosed upon epsilon naught, that will be the flux। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, तो फ्लक्स की बात ही नहीं करनी, छोड़ दो इसको, कोई मतलब ही नहीं, ये इतना पैकेट लेके चलो। अब गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म, सिंस E is यूनिफॉर्म। E अगर यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल सकते हो, E बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ ds इट इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds। E इंटू ds मतलब क्या, इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से बात करोगे तो वही होगा ना। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इधर एरिया वेक्टर भी इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये हो गया एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ पर भी ये हो गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ तो जीरो आएगा, केवल इतने सरफेस पे आएगा फ्लक्स आपका, जो कर्व सरफेस होगा उससे निकलता हुआ। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट करो क्योंकि इसके पहले करा चुका हूं इसे बेटा। ये क्या होगा बताओ, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज क्या होता था, उस गॉसियन सरफेस ने कितने चार्जेस को इनक्लोज कर रखा है। भाई मेरे चार्जेस तो सारे सरफेस पर हैं, सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 रख दे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, एज गॉसियन सरफेस does not enclose any charge।
गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं की, तो इंप्लाइज दैट E इंटू 2πRL 2πRL इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट क्या 2πRL ने कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 0 है? नहीं ना, मींस ये 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा? ये 0 होगा। तो सेंस क्या निकला? E इनसाइड ऑफ अ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर हॉलो होगा या कंडक्टिंग होगा या सॉलिड कंडक्टिंग होगा। हर एक केस में किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर या सॉलिड सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। इसको याद रखना पहला कंटेंट, कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर या हॉलो सिलेंडर के अंदर कंडक्टिंग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? 0 होती है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। केस नंबर 1 एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। अब क्या निकालेंगे? आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। इतना कंप्लीट कर लो। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो एक सिलेंडर बना लो, ये आपने एक सिलेंडर ले लिया, ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है। आपसे कहा गया है इस सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे बताइए। मान लो इस पॉइंट पे कहा गया, ज्यादा बाहर मतलब डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता है। इस पॉइंट पी पर तो क्या करना पड़ेगा? अब इसके ऊपर प्लस चार्जेस ऐसे दे रखे तुमने ना, ये ऐसे प्लस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर पूरे, ठीक। अब इस पॉइंट पर अगर कहा जा रहा है तो भैया इस पॉइंट से पास होता हो, पहले क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं कि पूरे सिलेंडर को ड्रॉ करें, फर्क तो पड़ना नहीं है, छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो जो इस पॉइंट पी से पास होता हो लो। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली इसकी, ठीक। ये है मेरी क्या? गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस को पास कहां से करा है? इस पॉइंट पी से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है। देन सवाल समझ में आ गया? चलो और फिर वही करें फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, मान लो कि ये जो सिलेंडर था, जो प्योर सिलेंडर था जिसके ऊपर चार्जेस दिए गए थे बेटा, उसका रेडियस r है, ठीक। और इस एक्सिस से आपका ये जो पॉइंट P है उसका मान लो डिस्टेंस कितनी है? x। यानी कि जो गॉसियन सरफेस है, जो तुमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी बेटा? x। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्रॉस सेक्शन पे x, और आपका जो ओरिजिनल सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r। तो इसको जरा मैं लिख दूं, लेट x बी द रेडियस ऑफ cylindrical गॉसियन सरफेस, ठीक। अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? फिर वही करोगे, E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इंप्लाइज दैट E गॉसियन सरफेस पर हर जगह क्या होगा? सेम होगा, तो बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के, बचेगा क्या? इंटीग्रल ऑफ ds बराबर q इनक्लोज की बात और करें। q इनक्लोज मतलब ये जो गॉसियन सरफेस तुमने ड्रॉ की है, ये इस पूरे गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया है, और यहाँ पर वो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला जो आपने ये रेडियस माना है जिसकी रेडियस x है, उस गॉसियन सरफेस में देखो ये चार्ज ये बैठा हुआ है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, इसको तो इनक्लोज किया ना, मतलब इस बार q इनक्लोज 0 नहीं होगा। यानी यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, ये देखो 1 2 3 4, बात बता रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस बार गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज चार्ज 0 नहीं किया, कुछ चार्ज इनक्लोज। अब उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऐसा था नहीं किसी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मतलब ये हुआ लेट सिग्मा, याद करो अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या लेते थे? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते थे। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू, अगर आपको क्यू इनक्लोज निकालना है, क्यू इनक्लोज, ठीक है, तो ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया लोगे भाई? इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही तो चार्जेस हैं, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई r इंटू एल। अब कंफ्यूज मत होना कि एरिया गॉसियन सरफेस का लेना है या सिलेंडर का लेना है, जिसके ऊपर चार्ज होगा एरिया उसका लिया जाएगा। क्या चार्ज गॉसियन सरफेस पर है? नहीं, चार्ज किस पर है? सिलेंडर पर है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर पे कौन का है? कौन से एरिया पर चार्जेस है? कर्व्ड सरफेस एरिया पर, तो 2 पाई RL implies that
क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्यू इनक्लोज की वैल्यू पुट कर देते। अब सिंपल सा है भाई ये, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इस गॉसियन सरफेस के कितने जगह से फ्लक्स पास होगा, केवल एक, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया से, क्योंकि इधर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री cos 90 0, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड cos 90 0, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड cos 90 0, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड cos 90 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर cos 90 0। तो यहाँ से E कांस्टेंट होगा, हर जगह बाहर निकाल लिया, और ये ds मतलब क्या है, इस पूरे गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पे फ्लक्स मिल रहा था, इधर फ्लक्स जीरो हो गया, ये मिलेगा, यानी कि E इंटू 2 पाई, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी बेटा, x, लेंथ कितनी माना था, l, q इनक्लोज की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कटेगा, जो कट सके कट कर दो। देखो 2 पाई l से l कट गया, वैल्यू क्या निकल के आई, E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर अपॉन x इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड x पर कैसे है, इनवर्स रिलेशन में, यानी जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ग्राफिकल वे में बना सकते हो इसका ग्राफ वेरिएशन। देखो मान लो ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये ऐसे, ठीक है, और ये उधर मान लो x लिया आपने, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। इनसाइड ऑफ द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली इसके पहले, 0। सरफेस पर क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब इस पॉइंट पर सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है, ये देखो, ये वैल्यू क्या है, r, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अंदर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कोई वैल्यू देखो, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती, 0 होती, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या, 0। उसके बाद जैसे आगे जाओगे तो वैल्यू घट रही है, तो इंफिनिटी पे जाके कहीं क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां होगी, अगर कोई सवाल पूछता है आपसे, फॉर अ हॉलो सिलेंडर वेयर विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द आंसर इज एट द सरफेस। E max will be on surface, E will be 0 inside, and E is proportional to 1 upon x outside। इतनी बातें आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, सिग्मा r अपॉन x इंटू एप्सिलॉन नॉट। r आपके उस सिलेंडर का रेडियस है, x आप वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे आप निकालना चाहते हो। ठीक, ये तो हॉलो सिलेंडर का हो गया। अब चाहे हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सेम फॉर्मूला, सेम डायरेक्शन आप लोग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, यानी एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है और सॉलिड है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, यानी कि इस बार जो आपको सिलेंडर लेना है ये ऐसा सिलेंडर हो गया। ठीक, थोड़ा बड़ा दे दो, थोड़ा सा, ये आपका सिलेंडर है, और ये सिलेंडर सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। अब इसमें अगर चार्जेस दोगे, या चार्जेस है, तो चार्जेस कहां होंगे, पूरे वॉल्यूम में होंगे इसके, ये ऐसे। अब इसकी वजह से निकालना है, इसमें भी 2 पॉइंट निकलेगा, एट एनी पॉइंट इनसाइड एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड। तो पहले हम निकालते हैं इनसाइड ऑफ सिलेंडर, इनसाइड ऑफ सिलेंडर। करने का तरीका वही, एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट से पास होता गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, उससे निकालोगे फ्लक्स फील्ड। ठीक, मान लो मैंने कहा इस पॉइंट मुझे बताओ, इस पॉइंट बी पर, तो क्या करोगे आप, एक गॉसियन सरफेस लोगे ऐसे, जो उस पॉइंट बी से पास हो रही होगी, और उस पॉइंट पी के लिए सारी बातें करोगे। अब इसमें क्या चार्जेस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, इसमें चार्जेस कहां डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल्यूम पे। तो पहले यह मान लेते हैं, लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। टोटल रेडियस कितनी मानी थी सिलेंडर की, r। ये जो छोटा वाला गॉसियन सरफेस तुमने माना है, इसकी रेडियस कितनी मानो, x मानो पहले। ठीक है, चलो, तो बात वही, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगी भाई, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
क्यू इनक्लोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये बताओ इस गॉसियन सरफेस ने क्या इस बार चार्ज इनक्लोज जीरो किया है? नहीं, इस बार चार्ज इनक्लोज जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने हॉलो सिलेंडर निकाली तो इनसाइड कितनी आ रही थी? जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज कर रहा था। सॉलिड सिलेंडर में ऐसा नहीं होगा, सॉलिड सिलेंडर में पूरे वॉल्यूम पे चार्जेस होंगे, तो उसके अंदर भी चार्ज कुछ आएगा इस गॉसियन सरफेस से। तो पहले और निकालें, तो क्या करोगे भाई, देखो रो दिया गया बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है? तो केवल इतना ही तो होगा, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर जो चार्जेस है वही तो होंगे। तो कैसे निकालोगे? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन मान लो वॉल्यूम किसका बेटा? गॉसियन सरफेस का। मैंने क्या कहा था, जिस पर चार्ज होगा उसी का लेंगे आप। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज करना है तो इस बार केवल इतना वॉल्यूम ले लो, इस पूरे के पूरे सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस माना उसका वॉल्यूम, ठीक। इंप्लाइज दैट क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट? रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के आप पुट करते हो। अब इन पूरे चार्जेस की वजह से कहां से फील्ड फ्लक्स होगा भाई? इसके जीरो, इधर जीरो केवल कर्व्ड सरफेस से निकलेगा। आपको पता है कई बार कि सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स मिलता है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगी हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह क्या होगी? सेम होगी एक्स डिस्टेंस पर जो आपने गॉसियन सरफेस माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग यूनिफॉर्म बाहर आ गई, ई बाहर आ गई, इंटीग्रल ऑफ व्हाट? डीएस। इस कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू बताओ कितनी होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हो गई 2 पाई एक्स, रेडियस कितनी है? एक्स, इंटू लेंथ मान लो बेटा सिलेंडर की कितनी ली आपने? एल ली है, इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब ये बेटा रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब इस पूरे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर का मतलब रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस यानी क्या? एक्स स्क्वायर। एच का मतलब हाइट, मतलब कितना? लेंथ ऑफ द सिलेंडर के बराबर इंटू एल, यही तो आएगा। इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, कुछ कटेगा? एक पाई से एक पाई, एक एक्स से एक कट सकता है, तो E इज इक्वल टू बचेगा, यहां बचेगा रो एक्स, एल से एल भी तो कट जाएगा, रो एक्स अपॉन, यहाँ एक क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी था भाई, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो एक्स 2 नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट एक बार चेक कर लो, रो बराबर दिस, रो इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, ये हो गया, उसका वैल्यू पुट कर दी ई इंटू डीएस की वैल्यू, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद बढ़ा लो एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर आपको याद हो ना, यही सवाल आपको मैंने कराया था एक, जब आपको मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा था तो वहां पे एक वायर लिया था, उस वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, यही आई थी रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपसे पहले भी कहा था वायर सिलेंडर केस बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क हो जाता है सोचने का, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, वायर का बहुत पतला ले लेते हो, रिजल्ट तो वही आ रहा है, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब यहां देखो E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि जब आप सिलेंडर के अंदर, बहुत बढ़िया चीज है, समझ लो इसको, महसूस करने की कोशिश करो, जब आप सिलेंडर के अंदर हैं तो देखो एक्स जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि देखो अभी जो तुमने गॉसियन सरफेस लिया था ये इतनी रेडियस का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब अगर आप एक्स बढ़ाओगे तो गॉसियन सरफेस और बड़ी लोगे ना, तो और ज्यादा चार्ज इनक्लोज हुआ, और बड़ा लोगे तो चार्ज इनक्लोज और आएगा। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे बड़ा गॉसियन सरफेस बनेगा, और बड़े गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। पहले इतनी दूरी का चार्ज आ रहा था, अब मान लो इतनी दूरी बना लिया तो इतना बड़ा चार्ज आ गया, तो चार्ज इनक्लोज बढ़ गया, चार्ज इनक्लोज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वही है इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, that E is equals to rho x upon 2 epsilon naught। कहां पर? inside of solid non-conducting सिलेंडर। फॉर्मूले याद रखिएगा, डेरिवेशन भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। आउटसाइड निकाल, एक सिलेंडर ले लो पहले ऐसे, अब की बार आपको इस सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है।
अब इसमें भी चार्जेस दिए जाओगे भाई तो वही होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये ऐसा। अब आपको किसी इस पॉइंट पे बताना है बेटा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इस पूरे सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर वही कर लो, एक यहाँ पास होता हुआ एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। अब सिलिंड्रिकल सरफेस थी तो इसका सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस भी कैसी लेनी पड़ेगी, सिलिंड्रिकल, ये आ गया। अब इस गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज इंक्लोज किए, ये इतना, इतने में पूरा चार्ज इंक्लोज है ये पूरे वॉल्यूम में, सरफेस पे तो नहीं पूरे वॉल्यूम में। तो अब यहां क्या करोगे, फिर वही मान लो लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तो मानना ही पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे ऑल लगाए तो वही फिर करोगे, ई डायरेक्ट लिख दें, ईडीएस कॉस थीटा 0 होने वाला है क्योंकि कर्व सरफेस से फ्लक्स पास होगा, बस इधर इधर तो फ्लक्स पास होने वाला नहीं। ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आप मुझे क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू बताएंगे, अब यही निकालना पड़ेगा। देखो रो इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इंप्लाइज दैट क्यू इनक्लोज्ड अगर निकालूं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा सोचो वॉल्यूम किसका, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताया बेटा कि वॉल्यूम हमेशा उसका लेंगे जो चार्ज इंक्लोज करेगा। क्या गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्लोज कर रहा है पूरा का पूरा, या केवल केवल अंदर का सिलेंडर चार्ज इंक्लोज कर रहा है, चार्ज तो केवल सिलेंडर पे आया ना। अब जैसे मान लो ये पेन है, इसके ऊपर एक बॉटल और पहना दूं मैं, अब वो जो बॉटल से अगर निकालना हो कितना बॉटल चार्ज इंक्लोज कर रही है तो उतना ही चार्ज इंक्लोज करेगी जितना इस सिलेंडर के ऊपर होगा ना। तो ये जो वॉल्यूम है ना वो किसका लिया जाएगा, सिलेंडर का लेना, गॉसियन सरफेस का मत लेना, क्योंकि चार्ज गॉसियन सरफेस इंक्लोज कर रही है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं, देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, इसमें कोई चार्ज ही नहीं, तो यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालोगे उसमें, ठीक है। तो ये वॉल्यूम उसी का लेना जो चार्ज को इंक्लोज करती, सिंपल सा फंडा है बस। तो चार्ज को और इंक्लोज कर रहा है, ये चार्जेस किस पर हैं, इस अंदर वाले सरफेस के वॉल्यूम पे नहीं, ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम पे है। तो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अंदर वाला, यानी पाई, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, r है, और ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो रो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पाई r², और इतने ही लेंथ के तो चार्ज को इंक्लोज करना है। अब पूरा लेंथ मत लेना, चार्ज तो उतना ही लेना है जितना इस सरफेस ने इंक्लोज किया, मतलब कितने लेंथ के सिलेंडर ने, l, पाई r² इंटू l, ठीक। और इधर सॉल्व करो तो E बाहर आ जाएगा, बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, इस पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस का, गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस जो है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई rl इंटू 2 पाई xl। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, x है, लेंथ कितनी है l, तो 2 पाई xl आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड आया पाई इंटू रो r² इंटू l। ई क्या आ जाएगा, देखो एक एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर एक्स कुछ नहीं कटने वाला, यानी कि ई इज इक्वल, यहाँ क्या बचेगा रो, यहाँ क्या बचेगा r² एल कट गया अपॉन 2, और फिर देखो भूल गया यहाँ पे मैं क्या, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन और एक्सेल भूल जाता है। ई इज इक्वल्स टू रो r² पाई कट गया 2, और यहाँ क्या बचेगा x, implies that, इधर लिखते हैं, implies that E is equals to rho into r² upon 2x with epsilon naught। अब इसका क्या मतलब है भाई, इस इक्वेशन के अंदर तो रो r रेडियस ऑफ द सिलेंडर, x ये डिस्टेंस सब कांस्टेंट है, यानी कि E और x ये कैसा है, इनवर्स रिलेशन में आ रहा है। implies that E is proportional to 1/x, मतलब कि आप जैसे ही बेटा सरफेस से दूर चलते चले जाओगे, सरफेस से दूर यानी x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि जब तक आप सिलेंडर के अंदर हो तब तक x डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, और जैसे सिलेंडर से बाहर चले गए उस वक्त अगर x डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, और घटनी भी चाहिए। क्यों घटनी चाहिए, सोचो जरा, अंदर ही तो चार्जेस हैं सिलेंडर के, बाहर तो है नहीं। अगर चार्जेस अंदर हैं तो जैसे जैसे आप बड़ी रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाओगे, देखो चार्ज इंक्लोज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब सरफेस के बाहर तो है नहीं चार्ज, अभी भी आप डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो केवल केवल एल बढ़ेगा ना,
चार्ज इनक्लोज थोड़ी बढ़ रहा है, समझो। सिलेंडर के अंदर जब तक हो तब तक तो रेडियस या एक्स डिस्टेंस बढ़ाने पर इनक्लोज्ड चार्ज बढ़ रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब सिलेंडर के बाहर चले गए तो सिलेंडर के बाहर तो केवल आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो ना, चार्ज इनक्लोज थोड़ी बढ़ रहा है। चार्ज इनक्लोज तो उतना ही था जितना पहले था, सिलेंडर तक, सरफेस तक, बस। इसीलिए जब आप डिस्टेंस सिलेंडर के बाहर जाके बढ़ा रहे हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घट जा रही है, क्योंकि तब केवल लेंथ बढ़ रही है, चार्ज इनक्लोज नहीं बढ़ रहा है। यहां पर देखो लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ साथ चार्ज इनक्लोज भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बट जब आप सिलेंडर के बाहर चले जाएंगे तो केवल लेंथ बढ़ेगी, चार्ज इनक्लोज नहीं बढ़ेगा। चार्ज इनक्लोज नहीं बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाओगे, ग्राफ देखो, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसा, ठीक। अंदर सोचो जरा, ये है x, यहां पे ओरिजिन लिया तुमने। जब सिलेंडर के अंदर थे तो डिस्टेंस और E में कैसा रिलेशन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सरफेस तक जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, देखो ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है क्या, मतलब अभी आप सरफेस के अंदर है, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे डायरेक्टली रिलेशन आया था ना, E की वैल्यू x तक बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी, जब तक आप रेडियस ऑफ द सिलेंडर तक नहीं पहुंच जाते। देखो इसके पहले वाले में आपने निकाला था ना, E इज प्रोपोर्शनल टू x आया था, यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इस एक्सिस पर तुमने ले रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अच्छा, यहां पर आने के बाद, सरफेस पे आने के बाद जब बढ़ रहे थे तो क्या हो रही थी, घट रही थी। सरफेस पे आने के बाद लीनियरली क्या हो रही, घट रही है। तो यहाँ के बाद क्या होगी, घटने लगी, और कहीं जाके इन्फिनिटी पे जीरो होगी। तो क्या बता सकते हो यहाँ पर क्या होगी, ये है क्या आपकी E मैक्स। मतलब सॉलिड सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, सरफेस पर। अंदर क्या होगी, जैसे जैसे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी। ये सिलेंडर है, अंदर हो गए तो बढ़ेगी, सरफेस पर आ गए मैक्सिमम, और फिर घटने लगेगी। दिस इज द ग्राफ फॉर द सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग। इसके पहले जो बनाया था वो सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग, हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग एंड हॉलो सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ आएगा। तो सवाल क्या पूछा गया है, जरा स्टेटमेंट सुनिएगा, तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। इतनी बातें, ये फॉर्मूलेज बेटा याद रखना है आपको। E की वैल्यू इतनी होगी आउटसाइड द सिलेंडर, ग्राफ ऐसा बनता है, इनसाइड होगा तो वो आपका रो x/2ε0 होगा। वैल्यूज आपको याद रखना, ठीक है। बोर्ड में मैंने पहले भी कहा था, बोर्ड में से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, बट कंपटीशन का सवाल, कंपटीशन के टॉपिक्स इससे बनते हैं, इसलिए मैंने डेरिवेशन और वैल्यूज आपको सॉल्व करा दी, ठीक है। इतनी बातों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम आएंगे, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का शीट्स के लिए। अगर मान लो एक शीट पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, ठीक। तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, वेरी गुड लक।